हेलो स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका अपना क्लास 365 में। और आज हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th। और हमारा जो मिशन है इस बार 2026 और 27 में हम एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए चलिए चलते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिन्हें हम इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर के बारे में जानते हैं। हमने पिछली क्लास में या किसी बुक के माध्यम से हमने पढ़ रखा हुआ कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए, हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि जो भी हमने आज तक पढ़ने लिखने में, दैनिक जीवन में जितनी भी संख्याओं का यूज करा है या लिखी है, सुनी है, पढ़ी है, वो सारी की सारी वास्तविक संख्या है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में लिखेंगे कि वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर लिखा जा सके लिखा जा सके उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं कहते हैं। आई होप आप समझ गए हों। दूसरी स्टेटमेंट अगर कहा जाए, जो मैंने पहले बोला था कि जैसे वे संख्याएं जिन्हें हमने अपने दैनिक जीवन में पढ़ा हो, मतलब जो पढ़ा है या पढ़े हैं संख्या, संख्याएं वे सभी वास्तविक संख्याएं वे सभी वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने जब हम एनसी क्लास में होते हैं तो हम सबसे पहले काउंटिंग नंबर याद करते हैं जिन्हें हम गिनती कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हम नंबर सीखते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे हमारी क्लास अपडेट होती जाती है, हम उसके अकॉर्डिंग नंबर पढ़ते रहते हैं। ये नंबर है, इन्हें हम प्राकृत संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। प्राकृत संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा और आगे बदल लेता हूँ। जैसे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, ये संख्या सीखते हैं। इसके बाद में और भी संख्याएं होती हैं। जैसे हम बात करें पूर्ण संख्याएं, ये भी सब मिलके जितनी भी संख्याएं बनती हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए तो ये 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही एक अंक काल पर आती है। ऐसे ही और भी संख्याएं हैं। जैसे हम इंटीजर कह सकते हैं, इनकी पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्णांक पूर्णांक भी हमने पढ़े हैं क्लास में कि पूर्णांक
पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं हमारे? पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, चिन्ह के आधार पर, धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। एक पूर्णांक हम और भी अगर उसका वर्गीकरण करा जाए तो हम अगर जो तीसरा वाला अवस्था है उसे हम उदासीन कहते हैं, जैसे हमने इसके बीच में लिखा है हमने। तो इसमें केवल और केवल हम जीरो को काउंट करते हैं, यानी कि जीरो जो नंबर है उसे हम उदासीन मानते हैं। और अगर प्लस की बात की जाए तो जीरो से जब हम दाएं बढ़ते हैं यानी कि राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो जैसे हम कह सकते हैं +1, +2, +3, +4, ऐसे ही हम चले जाएंगे तो हमारे प्लस इंफिनिटी तक जो भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इसी प्रकार अगर ऋणात्मक पूर्णांक को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार होंगे, -1, -2, -3, -4, डेड, ये भी माइनस इंफिनिटी तक होंगे। अब यहीं पर इन संख्याओं से रिलेटेड या हम कह सकते हैं इस पूर्णांकों से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा जो पूर्णांक है वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो पूर्णांक है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर पूछे जाए चलिए सबसे बड़ा पूर्णांक हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। इसे आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। हमने पूर्णांक कुछ इस प्रकार पढ़े होंगे कि अगर हम संख्या रेखा बनाए तो हम यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में हम जीरो लेते हैं और जीरो के राइट साइड में इधर हम धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर से कहते हैं धनात्मक पूर्णांक को लिखते हैं। जैसे देखिए हम राइट साइड में जैसे जीरो से दूर जाते हैं तो हम हमारे जो संख्या के मान है वो लगातार बढ़ते जाते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये कह सकते हैं ये प्लस इंफिनिटी तक चलते हैं। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें जिन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक ये जीरो से दूर जाने पर लगातार इन संख्याओं के मान कम होते जाते हैं। और ये कहां तक चलने वाले हैं? ये माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा, सबसे छोटा पूर्णांक, ये कह सकते हैं संख्या जो होती है कौन सी होती है? माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। और यहीं पर लिखा जाए सबसे, ये गलत लिख दिया, अब ये हो जाएगा सबसे बड़ा पूर्णांक, ये संख्या कह सकते हैं जो होती है वो प्लस इंफिनिटी होती है, प्लस इंफिनिटी,
प्लस इन्फिनिटी होती है। और उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक को देखें, उदासीन पूर्णांक तो यह शून्य होता है, शून्य या जीरो कहते हैं। तो ये भी संख्याएं सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में अगर हम देखें, इसके बाद में हमने पढ़े होंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या ये भी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। ये भी हमने किसी न किसी क्लास में हम पढ़ते हैं। तो अगर परिमेय संख्या की बात की जाए तो वे संख्याएं जो अंश बटे हर, इसे शॉर्ट में लिखते हैं P अपॉन Q, या A बटे B, कुछ भी लिख सकते हैं आप, के रूप में लिखी होती है, लिखी होती है। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कह दूं कि बताइए कि कोई नंबर 3 लिया मैंने, थोड़ा सा नीचे लिखा, कोई नंबर 3 लिया, तो ये परिमेय संख्याएं है या नहीं है। तो अगर हम 3 नंबर कोई लेते हैं, 3 ले लें, 2 ले लें, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं 1 2 3, कुछ इस प्रकार संख्या ली है, तो मैं इन सब को अपॉन में अगर मैं 1 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके संख्याओं के जो मान है वो वही रहे हैं। बट लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक जो ऊपर के नंबर है वो सब डिनोमिनेटर हो गए हैं, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, नॉमिनेटर हो गए हैं, यानी कि अंश हो गए। तो ये अंश है सब और ये हर है, ठीक है। तो जहां पर अंश और हर हो बटे में, वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। मगर कहीं ना कहीं इसमें एक बात और होती है, जहां पर अंश की वैल्यू यानी कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या है, वरना परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर है नीचे, हम 1 से तो लिख सकते हैं, यानी कि जो क्यू की वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी। ये भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम बात करें, और भी इसके एग्जाम्पल है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, या 3/4 लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहने वाले हैं। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, इसे भी हम लिखेंगे और इसकी भी परिभाषा हम आसान शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए पहले इतनी कॉपी कर लीजिए। चलिए आ जाइए, हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए हमने परिमेय संख्याओं में लिखा था कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिखें, बट लेकिन क्योंकि जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसकी भी हम परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, कि वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में न लिखी जा सके, या हम दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में बिल्कुल कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम को ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए कि परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल होते हैं,
जैसे 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 हम कह सकते हैं, जैसे आपने कुछ संख्याएं रूट के साथ देखी होंगी, जैसे हम कह सकते हैं √3, सॉरी, जैसे हम लिख सकते हैं √2, √3। ऐसे ही एक नंबर 4 आता है, हम 4 को अगर हम धोखे से लिख देते हैं तो ये संख्या अपरिमेय संख्याओं में नहीं आएगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो 4 है वो रूट से बाहर आ सकती है। अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 × 4 के रूप में आ जाएंगे और इनका जोड़ा बन जाएगा, जो कि संख्या बाहर आ जाएगी। तो हम इस प्रकार की संख्या नहीं लिखते हैं अपरिमेय संख्याओं में। तो हम इसकी जगह इसके बाद में जो नंबर आता है 5, 6, इसके भी फैक्टर होते हैं, मगर इसके जो फैक्टर होंगे तो हम इन दोनों को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये नंबर आता है। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ये ऐसे ही हम और भी संख्याएं हैं, कुछ इस प्रकार से भी होती हैं, जैसे 2 + √3 या √3 - 1, या और भी संख्याएं जैसे 5, 2 √5 + 1, तो इस रूप में भी लिखी हो सकती है। तीसरा 1/√3 या √3/2, इस प्रकार से भी होती है। तो ये सब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं बहुत सारी संख्याओं से मिलकर बनी होती है, और ये सभी संख्याएं धीरे धीरे हम क्लासेस में पढ़ते हैं, और हम एनसीईआरटी क्लास 10th के अगर आधार पर देखा जाए तो हम इन्हीं संख्याओं में के जो प्रकार हैं इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इसमें भाज्य संख्याएं और हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिन्हें हम नॉन प्राइम नंबर कहते हैं, नॉन प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो इन्हें कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके गुणन खंडों की संख्या 2 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक हो जाए, नॉन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अगर काउंटिंग नंबर देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी प्राइम और नॉन प्राइम की तो जरूरत हमें नहीं पड़ती, बट लेकिन कहीं ना कहीं प्राइम नंबर की जरूरत पड़ती है। तो हम किसी भी फैक्टर को अगर किया जाए तो हम कभी भी 1 से डिवाइड नहीं करते। 1 से डिवाइड करने से उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वही संख्या लौट के आ जाती है, इसलिए हम 1 से डिवाइड नहीं करते। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इसलिए अगर 1 को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो यहाँ पर देखा होगा हमने, ये जो नंबर 2 है, तो अगर हम 2 के फैक्टर करें तो हमने देखा है कि ये अगर इसके फैक्टर करें तो ये 1 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से भी 1 बार में कट जाएगा। तो इसके हमने देखा कि इसके जो गुणनखंड है वो 2 ही है, मगर हमारी जो यहाँ पर बात लिखी है वो 2 से अधिक की हो। तो जब हमारे 2 से अधिक नहीं है इसके, तो ये नॉन प्राइम में नहीं होगा, ये नंबर नॉन प्राइम में नहीं होगा। ऐसे ही हम आगे अगर इसको चेक करें तो ये भी नंबर आप देखेंगे तो 3 को 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके भी जो फैक्टर है वो 2 ही है, 2 से अधिक नहीं है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की नॉन प्राइम नंबर नहीं हो सकती। इसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 एक ऐसा नंबर है, अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो ये 1 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस नंबर के जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, और 2 से जब ज्यादा होंगे तो वो संख्या क्या होगी, नॉन प्राइम नंबर होगी, यानी कि नॉन भाज्य नंबर, भाज्य संख्याएं होंगी। तो यहां से स्टार्ट होती है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कहते हैं जैसे 4, 6, 9, 10, 12, 12 के बाद में आएगा 15 और 15 के बाद में 16, 18। तो इस प्रकार से जो नंबर आ रहे हैं ये सब के सब नॉन प्राइम नंबर है, यानी कि आप भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए हम इसके आगे भी लिखते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे लिखते हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, कॉपी कर लीजिए आप।
चलिए इसके बाद में हम अभाज्य संख्याओं को भी पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं संख्याएं जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखा है कि प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं कैसे कहते हैं। आप वहां चैनल पर विजिट जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर भी देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो समझने का प्रयास करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनकी जरूरत हम जब हम फैक्टर करते हैं तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है, और ऊपर स्टेटमेंट भी लिखा रहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या संख्या दो हो। कितनी हो? दो हो, दो होती हैं, ऐसे लिख देते हैं, दो होती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि वे संख्याएं जो एक से कट जाए और खुद से कट जाए वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मगर हमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि वे संख्याएं अगर हम इसको एक को ले लें तो ये संख्या एक से भी कट जाएगी और खुद से भी कट जाएगी, यानी खुद खुद का मतलब यही एक है। ठीक है, तो जब ये एक नंबर से ही कट रही है यानी कि इसके जो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या केवल एक ही है, तो इसलिए इसे ना तो अभाज्य में रखा गया है और ना ही भाज्य संख्याओं में रखा गया है। इसे हम कह सकते हैं एक जो संख्या है वो सह अभाज्य संख्या है, जिसे इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसे हम इसलिए ना तो भाज्य संख्याओं में लिखते हैं और ना ही अभाज्य संख्याओं में लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक जो ऐसी संख्या है कि ये केवल एक नंबर से ही कटती है। तो हमने देखा भी होगा, हमने सुना भी होगा कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं या आपको पढ़ाया जाता है कि वे संख्याएं जो एक से कट जाए और खुद से भी कट जाती है तो वे क्या कहलाती है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। मगर ये संख्या एक से भी कट रही है और ये खुद से, खुद का मतलब ये स्वयं यही तो नंबर आ गया दोबारा लौट के, तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी यहाँ पर अनबैलेंस हो जाती है, तो इसलिए हम इसे नहीं लिखते। तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे जैसे अभी मैंने काउंटिंग नंबर बताया था आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 9 और भी बहुत सारे नंबर आते रहेंगे। तो मैंने कहा था पहले ही आपको 1 नहीं लिखना है। तो हम यहाँ से अगर 2 की बात करें तो 2 आपने देखा हो, मैंने अभी भी बताया था कि 2 केवल 1 से और स्वयं से ही डिवाइड होगा यानी कि 2 से, यानी कि इसकी जो गुणनखंड की संख्या है वो केवल 2 है। तो ये संख्या अभाज्य संख्याओं में लिखी जा सकती है यानी कि 2। ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी देखिए 1 और 2 यानी कि इसके भी गुणनखंड, सॉरी ये 3 से कटेगी यानी कि 3 बन जाए 3। तो इसके भी जो गुणनखंडों की संख्या है वो 2 से अधिक नहीं है यानी कि 2 है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 3। इसके बाद में 4 अगर हमारी अभाज्य संख्याओं में आ गई, हमने देखा हुआ पीछे, तो हम इसे यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसके अगले नंबर को लिखेंगे। 5 भी इसी प्रकार की संख्या है। इसके बाद में 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 देखिए ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो मैंने देखा इसके जो गुणनखंडों की संख्या है वो 2 से अधिक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है यानी कि ये भाज्य संख्या है, तो हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे। इसके बाद में अगली संख्या आती है 7। तो ये वही संख्याएं हैं जो हम फैक्टर के दौरान हम इनका उपयोग करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। ऐसे ही और भी कई सारी संख्याएं हैं, जैसे दशमलव संख्याएं हैं। दशमलव में एक होती है जिन्हें आवर्ती कहते हैं यानी कि शांत आवर्ती संख्या कहते हैं, एक अशांत आवर्ती संख्या होती है। ये सभी संख्याएं सब वास्तविक संख्याओं के रूप में ही हैं, जिनके रूप अलग अलग है। चलिए आप कॉपी कर लीजिए।